नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कुछ भूतहा कहानियां। पारिवारिक भूत। अब एक भूत की कहानी सुनाएं। मैंने बीबी जी से कहा। मेरी मकान मालकिन जैसे ही वह बरामदे में पुराने पलंग पर आराम से बैठी। आपके गांव में कम से कम एक भूत तो होगा। ओह, वहां बहुत सारे थे, बीबी जी ने कहा, जो विचित्र कहानियां सुनाती कभी नहीं थकती थीं। दुष्ट चुड़ैलें और शरारती प्रेत, और था एक मूंजिया जो भाग गया था। मूंजिया क्या होता है? मैंने पूछा। मूंजिया एक जवान ब्राह्मण लड़के का भूत था जिसने अपनी शादी से एक दिन पहले आत्महत्या की थी। हमारे गांव के मूंजिया ने पीपल के पेड़ पर अपना घर बनाया था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों भूत हमेशा पीपल के पेड़ पर रहते हैं, मैंने कहा। इस बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी, बीबी जी ने कहा, लेकिन मूंजिया के बारे में कहानी सुनो। गांव के पीपल के पेड़ के पास, बीबी जी के अनुसार, एक ब्राह्मण का परिवार रहता था जो इस मूंजिया की विशेष सुरक्षा में था। भूत ने खुद को इसी परिवार से जोड़े रखा हुआ था। वे उस लड़की के परिवार से संबंधित थे जिससे कभी उसकी शादी होने वाली थी, और उनके प्रति अपने लगाव को पत्थर, हड्डियां, मल और कचरा फेंक कर, डरावनी आवाजें निकालकर और जब भी मौका मिले उन्हें डराकर दिखाता रहता था। उसके संरक्षण में शीघ्र ही वह परिवार बिखर गया। एक एक करके वे मर गए, और बचने वाला वह एकमात्र बेवकूफ लड़का था जिसको भूत ने तंग नहीं किया था, क्योंकि वह सोचता था कि ऐसा करना उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ था। लेकिन गांव में जन्म, शादी और मृत्यु सबकी आती है, और इस बात को ज्यादा देर नहीं बीती जब पड़ोसी उस मूर्ख की शादी पर विचार करने लगे। गांव के बुजुर्गों की एक सभा के बाद वे सहमत हुए, पहली बात कि मूर्ख की शादी होनी चाहिए, और दूसरी कि उसकी शादी सबसे कर्कशा लड़की से होनी चाहिए जो बिना योग्य उम्मीदवार पाए 16 की उम्र तक पहुंच गई हो। मूर्ख और कर्कशा की जल्द ही शादी हो गई और उन्हें खुद को संभालने के लिए छोड़ दिया गया। बेचारे मूर्ख के पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था और उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ा। पहले वह खुद को ही मुश्किल से संभाल पाता था, और अब उसकी पत्नी भी एक अतिरिक्त बोझ थी। घर में घुसते ही उसकी पत्नी ने उसके कान के नीचे एक घूंसा लगाया और उसे रात के खाने के लिए कुछ लाने के लिए बाहर भेज दिया। बेचारा लड़का हर दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया, क्योंकि वही लोग जिन्होंने उसकी शादी तय की थी उससे चिढ़े हुए थे, क्योंकि उसने उन्हें अपनी शादी की दावत नहीं दी थी। जब शाम को वह खाली हाथ लौटा तो उसकी पत्नी चिल्लाई, तुम लौट आए, तुम आलसी मूर्ख! तुम इतनी देर तक कहाँ थे और मेरे लिए क्या लाए हो तुम? जब उसे पता लगा कि वह एक पैसा भी नहीं लाया तो वह गुस्से से उबल पड़ी और उसकी पगड़ी को फाड़कर पीपल के पेड़ पर फेंक दिया। फिर झाड़ू उठाकर अपने पति को खूब मारा, जब तक वह दर्द से कराहते हुए घर से भाग नहीं गया। लेकिन कर्कशा का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ था। अपने पति की पगड़ी को पीपल के पेड़ पर देखकर उसने उसके तने को पीटना शुरू किया। अपने प्रहारों के साथ वह भद्दी गालियां भी दे रही थी। पेड़ पर रहने वाला भूत उसके प्रहारों के प्रति संवेदनशील हो गया था, और इस बात के लिए चौकस कि उसकी भाषा के प्रभाव से कहीं वह पूरी तरह खत्म ही न हो जाए, वह उस पेड़ से गायब हो गया जिस पर वह बहुत सालों से रह रहा था। बवंडर पर सवार वह भूत जल्द ही
मूर्ख तक जा पहुंचा, जो अब भी गांव से बाहर जाती सड़क पर दौड़ा चला जा रहा था। इतना तेज नहीं भाई, भूत चिल्लाया। अपनी पत्नी को छोड़ दो जरूर, लेकिन अपने पुराने पारिवारिक भूत को नहीं। दुष्टा ने मुझे मेरे पीपल के पेड़ से भगा दिया। सच ही है, एक भूत का कड़वी जुबान वाली एक औरत से कोई मुकाबला नहीं। आज से हम भाई हैं और हमें अपना भाग्य मिलकर बनाना चाहिए। लेकिन पहले वादा करो कि तुम अपनी पत्नी के पास कभी नहीं लौटोगे। मूर्ख ने बहुत ही खुशी से रजामंदी दी और साथ मिलकर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जब तक कि वे एक बड़े शहर नहीं पहुंच गए। शहर में घुसने से पहले भूत ने कहा, अब सुनो भाई, अगर तुम मेरी सलाह मानोगे, तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इस शहर में दो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। एक राजा की बेटी है और दूसरी एक अमीर महाजन की बेटी है। मैं जाऊंगा और राजा की बेटी को अपने वश में कर लूंगा और उसके पिता हर तरह का उपचार कर लेंगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होगा। उस बीच तुम हर दिन सड़कों पर साधु की पोशाक में घूमना, और जब राजा आए और तुम्हें अपनी बेटी को ठीक कर देने के लिए कहें, तो तुम्हें जो भी शर्त सही लगे वह रखना। जैसे ही मैं तुम्हें देखूंगा, मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। फिर मैं जाऊंगा और महाजन की लड़की को अपने वश में कर लूंगा, लेकिन उसके पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं उसके प्यार में हूं और उसे छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं। अगर तुम उसके पास आए तो मैं तुम्हारा गला मरोड़ दूंगा। भूत अपनी हवा पर सवार हो चला गया और मूर्ख ने अकेले ही शहर में प्रवेश किया और तीर्थ यात्रियों के लिए स्थानीय विश्राम घर में एक बिस्तर प्राप्त कर लिया। अगले दिन शहर में इस बात का समाचार हर ओर फैला था कि राजा की बेटी खतरनाक रूप से बीमार थी। चिकित्सक, हाकिम और वैद्य आए और चले गए और सब ने लड़की की बीमारी को लाइलाज बताया। राजा दुख से विचलित था और उसने अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर देने का प्रस्ताव रखा, जो उसकी सुंदर और एकमात्र लड़की को ठीक कर देगा। मूर्ख ने खुद को धूल और राख से लपेटकर सड़कों पर चलना आरंभ कर दिया था। कभी कभी चिल्लाता, भूम भूम भो, बम भोलानाथ। लोग उसकी वेशभूषा देखकर चकित रह जाते और उसे एक बुद्धिमान और सिद्ध पुरुष समझते। उन्होंने राजा को खबर दी। राजा तुरंत शहर में आया और मूर्ख के आगे दंडवत हो गया। उससे अपनी बेटी को ठीक कर देने की भीख मांगी। थोड़ी उदारता और अनिच्छा दिखाने के बाद मूर्ख राजा के साथ उसके महल में जाने के लिए मान गया और लड़की उसके सामने लाई गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, दांत बज रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई थीं। वह विलाप करती, कोसती और अपने कपड़े फाड़ती। जब मूर्ख उसके सामने आया तो उसने कुछ अर्थहीन मंत्र पढ़े और भूत मूर्ख को पहचान कर चिल्ला पड़ा, मैं जाता हूं, भूम भूम भो। मुझे एक संकेत दो कि तुम चले गए हो, मूर्ख ने मांग रखी। जैसे ही मैं लड़की को छोड़ूंगा, भूत ने कहा, तुम देखोगे कि वह आम का पेड़ उखड़ जाएगा। यही संकेत मैं दूंगा। कुछ मिनट बाद आम का पेड़ धड़ाम से गिर गया। लड़की को अपने दौरे से आराम मिला और वह अपनी इस बात से अनजान लग रही थी कि उसे क्या हुआ था। ये समाचार पूरे शहर में फैल गया और मूर्ख आदर और आश्चर्य का एक नुमाइंदा बन गया। राजा ने अपने वचन के अनुसार अपनी आधी संपत्ति उसके नाम कर दी और इस तरह मूर्ख के लिए आनंद और समृद्धि का दौर शुरू हुआ। कुछ हफ्ते बाद भूत ने महाजन की बेटी को अपने वश में कर लिया,
जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अपनी बेटी का मानसिक संतुलन खोते देख महाजन ने अति आदरणीय मूर्ख को बुलावा भेजा और उसे एक अच्छी खासी राशि देने का प्रस्ताव दिया अगर वह उसकी बेटी को ठीक कर देगा तो। लेकिन भूत की चेतावनी को याद कर मूर्ख ने जाने से मना कर दिया। महाजन क्रोधित हो उठा और अपने आदमियों को उसे बलपूर्वक उठा लाने के लिए भेजा और मूर्ख के पास प्रतिरोध का कोई साधन नहीं होने के कारण महाजन के घर खींच लाया गया। जैसे ही भूत ने अपने पुराने साथी को देखा, वह क्रोध में चिल्लाया, मूर्ख, तुमने हमारा समझौता क्यों तोड़ा और यहां क्यों आ गए? अब मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। लेकिन मूर्ख, जिसकी बुद्धि की प्रतिष्ठा ने वास्तविक रूप में उसे बुद्धिमान बनाने में योगदान दिया था, कहा, भाई भूत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बल्कि एक भयंकर समाचार सुनाने आया हूं। पुराने दोस्त और संरक्षक, हमें ये शहर तुरंत छोड़ देना चाहिए। तुम देखो, वह आ गई है, मेरी खूंखार पत्नी, वह कर्कशा, हम दोनों को प्रताड़ित करने के लिए और हमें गांव खींच ले जाने के लिए। वह इस घर की ओर आती सड़क पर है और कुछ मिनटों में यहां होगी। जब भूत ने यह सुना, वह चिल्ला पड़ा, ओ नहीं, ओ नहीं, अगर वह आ गई है तब हमें जरूर चले जाना चाहिए। भूम भो, हम जाते हैं, हम जाते हैं। घर की दीवारों और दरवाजों को तोड़ते हुए भूत ने खुद को एक छोटे से बवंडर में समेट लिया और शहर में तेज गति से उड़ते हुए एक खाली पीपल का पेड़ तलाशता रहा। अपनी बेटी के दुष्ट प्रभाव से स्वतंत्र हो जाने से आनंदित महाजन ने मूर्ख को गले लगा लिया और उस पर उपहारों की बौछार कर दी और उसी दौरान बीबी जी ने कथा समाप्त की। मूर्ख ने महाजन की सुंदर लड़की से विवाह कर लिया और अपने श्वसुर की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनकर शहर का सबसे अमीर और सफल महाजन बना। सहस्त्राब्दी की एक रात। कसाई की दुकान के नीचे वाले खड्डे में हड्डियां और फेंके हुए मांस के टुकड़े ढूंढते सियार हुआ कर रहे थे। पसंद इस आवाज से अविकल था। एक नौजवान कंप्यूटर विशेषज्ञ जो खुद को इन सब अंधविश्वासों और अज्ञात के भय से परे समझता था। उसके शब्दकोश में अज्ञात का अर्थ था जिसकी अभी खोज होनी हो। वह रात में श्मशान के पास से गुजर रहा था। आधी रात होते ही नई सहस्त्राब्दी शुरू हो जाएगी। साल 2000 बुला रहा था। पसंद जैसे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नई संभावनाओं से भरा हुआ, जबकि करोड़ों लोग जो जल्द ही 1 अरब से भी ज्यादा होने वाले हैं, नीचे मैदानों की गर्मी और धूल में पसीना बहा रहे थे ताकि उनको और उनके बड़े परिवारों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाए। उनके पास न पब्लिक स्कूल की शिक्षा थी, न ही गैराज में 3 गाड़ियां और न बरमुडा में बैंक खाता। अब सबके पास इतना दिमाग, अच्छी किस्मत और हाँ, पैतृक संपत्ति नहीं हो सकती जिसने उसके लिए जीवन को इतना सुविधाजनक और संभावनाओं से भरा बनाया था। पसंद ने मन ही मन सोचा, ये वह सहस्त्राब्दी होगी जब सभी चालाक और बुद्धिमान लोग सर्वोपरि होंगे और बाकी सभी तरह के गधे नीचे गिर जाएंगे। उसकी ये धारणा थी कि गुलामों की उन्नति के लिए एक शासक विशिष्ट वर्ग का होना बहुत जरूरी है। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। 12 बजे थे। उसने अच्छा खाना खाया था और अब वह इस लंबी घुमावदार सड़क पर टहलता हुआ सभी अमीर और जाने माने लोगों के घरों के सामने से गुजर रहा था। लाल, बैनर्जी, कपूर, रामचंदानी, वह इन सब से किसी तरह भी कम नहीं और अब तो वह इनसे भी आगे निकलने वाला था। वह
अपनी चोटी तक पहुंचने वाला था, जबकि ये लोग पहले ही अपना मुकाम हासिल कर अब वापस नीचे गिर रहे थे, ऐसा वह सोचता था। अब वह श्मशान तक पहुंच गया था। टूटी कब्रों वाला ये श्मशान, जिसमें कुछ कब्रें 150 साल से भी ज्यादा पुरानी थीं, एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य की निशानी था जो आज धूल और खंडहर के अलावा कुछ नहीं। यहाँ दफनाए गए थे कर्नल और जिलाधीश, व्यापारी और मेम साहब और कई छोटे बच्चे, जिनके नाजुक जीवन की लौ किसी अशांत समय में बुझ गई थी। ये सब हारे हुए लोग थे। उसके पास उन लोगों के लिए उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं, जो अपने शौर्य और वैभव को मजबूती से पकड़े न रख पाए। उसके लिए कभी हारे हुए साम्राज्य नहीं होंगे। यहाँ सड़क पर बहुत अंधेरा था, क्योंकि उत्तरी चोटी पर घने पेड़ थे। पसंद थोड़ा घबराया, पर उसकी जेब में रखे मोबाइल ने उसे फिर आश्वस्त कर दिया। वह जब चाहे अपने ड्राइवर और अंगरक्षक को बुला सकता था। चांद नाक टिब्बा के ऊपर से झांक रहा था और सारी कब्रें उसके चारों ओर कतारों में खड़ी थीं, जैसे नवयुग के इस टी शर्ट और जीन्सधारी शूरवीर को सलामी दे रही हों। देवदार के पेड़ों के बीच उसे श्मशान की बाहरी रेखा पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके एक चमचे ने उसे बताया था कि यहाँ एक विधवा अपने बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ रहती है। हालांकि उसका स्वास्थ्य खराब रहता है, पर वह अभी भी जवान और सुंदर थी, और लोग कहते थे कि वह उन लोगों को बहुत खुश करती थी जिनके पास लुटाने के लिए पैसे हों, क्योंकि अपने भूखे परिवार के लिए उसे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। लोग ये भी कहते थे कि वह थोड़ी पागल थी और उसका स्वर्गीय पति, जो वहां देखभाल करता था, को मिली झोंपड़ी में रहने की बजाय वह मकबरों में सोना पसंद करती थी। पसंद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह यहाँ प्यार की खोज में नहीं आया था। उसे केवल दैहिक संतुष्टि चाहिए थी, और अभी उसे जरूरत महसूस हो रही थी किसी औरत के ऊपर अपनी मर्जी चलाने की, ताकि वह अपनी मर्दानगी साबित कर सके। आज तक सभी जवान लड़कियां उससे दूर भागती थीं, पर यह औरत जवान नहीं थी। 30 पार की यह औरत अपनी गरीबी और बदसलूकी के कारण और भी बूढ़ी दिखती थी, पर अभी भी ढलती सुंदरता की झलक उसकी सुलगती आंखों और सुडौल हाथ पैरों में दिख जाती थी। अंधेरे में दांत चमकाकर पसंद की ओर मुस्कुराते हुए उसने उसे अपने शयन कक्ष में आमंत्रित किया। ये वह मकबरा था जो उसे सबसे प्रिय था। पसंद के पास प्रेम क्रीड़ाओं का समय नहीं था। उसने उसके वक्ष को पकड़ लिया, और तब उसे पता चला कि वे बहुत बड़े नहीं थे। उसके पहले से फटे कपड़ों को उसने नोच कर फेंक दिया और अपने होंठ उसके सूखे होठों पर जड़ दिए। उसने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। वह जो चाहता था उसने किया। बाद में थक कर जब वह एक कब्र, जो किसी प्राचीन मृत योद्धा के अवशेष को ढके थी, पर लेटा था, तब उस औरत ने उसके ऊपर झुककर उसे गाल और गले पर जोर से काट लिया। दर्द और आश्चर्य से वह चिल्ला उठा और उठने की कोशिश करने लगा, पर कई छोटे पर मजबूत हाथों ने उसे फिर कब्र की तरफ धकेल दिया। छोटे मुंह और नुकीले दांत उसके शरीर पर हमला करने लगे। धूल से सने हाथों ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वे छोटे दांत बार बार उसे काटने लगे। उसकी चीखें सियारों के रुदन से मिल गईं। आराम से मेरे बच्चों, औरत बोली, सबके लिए बहुत है। वे फिर उस पर टूट पड़े। नीचे खाई में अपनी बारी का इंतजार करते सियार फिर हुआ हुआ करने लगे। हड्डियां उनकी होंगी, सिर्फ
मोबाइल ही तिरस्कृत रहेगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कुछ भुतहा कहानियाँ। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।